नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षा एवं मनोविज्ञान से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए देखते हैं बालक की अवस्थाएं। शैशवावस्था की मुख्य परिभाषाएं तो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है। जो होती है वो होती है शैशवावस्था, जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक। अब देखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार तो शैशवावस्था औसतन जन्म से 5 या 6 वर्ष तक चलती है। इसमें इंद्रियां काम करने लगती हैं और बालक रेंगना, चलना आदि सीख लेता है। अब देखते हैं गुड एनफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, ठीक उसका आधा उसकी 3 वर्ष की अवस्था में ही हो जाता है। मतलब कि व्यक्ति का मानसिक विकास पूरी उम्र में जितना होता है, उसका ठीक आधा जो है 3 वर्ष की अवस्था में उसका कंप्लीट हो जाता है। बाल्यावस्था की परिभाषा तो बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? 6 से लेकर 12 वर्ष तक। क्रो एंड क्रो के अनुसार इस अवस्था में बालक अपने शिक्षक का सम्मान तो करता है, पर उसका अनुसरण करने में कमी कर देता है। किशोरावस्था की परिभाषा तो स्टेनले हॉल के अनुसार देखिएगा, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। अब देखते हैं बुद्धि। बंकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। टर्मन के अनुसार अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि लब्धि किसी बालक की बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यानी कि ये प्रक्रिया करके हम बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। बुद्धि के मापन क्षेत्र में सर्वप्रथम टर्मन ने बुद्धि लब्धि का विचार प्रतिपादित किया है। अब देखते हैं पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। वैलेंटाइन के अनुसार देखिएगा तो व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व विभिन्नता टाइलर के अनुसार तो शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य की गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। यानी कि हर मनुष्य में जो है व्यक्तित्व भिन्नता होती है, क्योंकि सबका शरीर, लंबाई, आकार तथा कार्य की गति जो है वो अलग अलग होती है, तथा मानसिक स्थिति भी जो है अलग अलग होती है। तो ये होती है व्यक्तित्व भिन्नता। अब देखते हैं सृजनात्मकता। स्टेन के अनुसार जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, जो किसी समय से समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। अब कल्पना देखते हैं मैकडूगल के अनुसार दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में विचार करना ही तो क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। यानी कि दूर की वस्तुओं तथा पास की वस्तुओं के संबंध में जो हम विचार करते हैं तो वो क्या कहलाता है? कल्पना। अब देखते हैं चिंतन। वुडवर्थ के अनुसार किसी बाधा पर विजय प्राप्त करने का तरीका ही चिंतन कहलाता है। तर्क। गैरट के अनुसार मन ही मन में उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क कहलाता है। यानी कि मन में ही किसी उद्देश्य की, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हम चिंता करते हैं तो वो कहलाता है तर्क। अब देखते हैं वंशानुक्रम। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरित होना वंशानुक्रम कहलाता है। यानी कि माता पिता के जो गुण संतानों में पैदा होते हैं वो वंशानुक्रम कहलाते हैं। या फिर माता पिता के अलावा पूर्वजों के जो गुण मिलते हैं संतानों में, उसे भी हम वंशानुक्रम ही कह सकते हैं। वातावरण। रास के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें
प्रभावित करती है तो वो क्या कहलाती है? वातावरण। अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान व आवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। सीखने का वक्र। तो अलेक्जेंडर के अनुसार जब आंकड़ों को वर्गीकृत, वर्गांकित, कागज पर अंकित किया जाता है तो वह वक्र बन जाता है, जिसे सीखने का हम वक्र कहते हैं। अब देखते हैं सीखने में पठार। रैक्स व नाइट के शब्दों में सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो वो क्या कहलाता है? सीखने में पठार। सीखने के स्थानांतरण। देखिएगा, क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखने का स्थानांतरण तो सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का और सोचने, अनुभव करने या कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में उपयोग करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि जो कार्य हम यहाँ कर रहे हैं वही कार्य जो है सीख कर कहीं दूसरी जगह करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सीखने का स्थानांतरण। अभिप्रेरणा। गुड के अनुसार तो किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं। यानी कि अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि किसी से सीख कर या कि किसी के बताए रास्ते के अनुसार कार्य करके जो हम कार्य करते हैं उसे हम अभिप्रेरणा कहते हैं। ध्यान। अब देखिए, प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार ध्यान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, आध्यात्मिक और भौतिक विकास हेतु मन की एकाग्रता एवं स्थिरता का विकास किया जाता है, जिससे व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है तो वो ध्यान कहलाता है। रुचि। क्रो एंड क्रो के अनुसार रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है तो उसे हम रुचि कहते हैं। अब देखते हैं बहुलांक। क्रो एंड क्रो के अनुसार दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है वही बहुलांक कहलाता है। TAT परीक्षण। अब देखिए, निर्माता मरे एंड मॉर्गन, इसके जो निर्माता हैं तो मरे एंड मॉर्गन हैं। कब हुआ था इसका परीक्षण? तो सन 1935 में। कुल कार्डों की संख्या तो कुल कार्डों की संख्या है 31। कुल मरे हुए कार्ड तो उसमें है 30। प्रयोग व्यक्तित्व परीक्षण के लिए तो CAT परीक्षण। प्रयोग इसका कहाँ किया गया? तो व्यक्तित्व परीक्षण के लिए। अब देखते हैं CAT परीक्षण। निर्माता कौन है? लियोपोल्ड बैलक। इसके निर्माता जो हैं लियोपोल्ड बैलक हैं। इसमें देखिएगा, कुल कार्डों की संख्या तो 10 जिन पर जानवरों के चित्र छपे होते हैं। स्याही धब्बा परीक्षण तो इसे कहेंगे IBT। निर्माता इसके हैं तो हार्मन रोसार्क। इसमें जो है 10 स्याही के धब्बे प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनमें 5 काले रंग के, 2 धूसर रंग के तथा 3 काले तथा लाल पूर्ण रंगदार थे। अब देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत तो एक कारक सिद्धांत दिया था बिनेट, टर्मन एवं स्टर ने। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये जो है सीटेट प्रथम पेपर में जो है बहुत बार पूछा जाता है। एक कारक सिद्धांत तो इसे दिया है बिनेट, टर्मन तथा स्टर ने। द्विकारक सिद्धांत तो इसे दिया है स्पीयरमैन ने। त्रिकारक सिद्धांत तो इसे दिया है स्पीयरमैन ने। बहुकारक सिद्धांत तो इसे दिया है थॉर्नडाइक ने। समूह कारक सिद्धांत तो इसे भी दिया है थर्स्टन ने। अब देखते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। टेट के अनुसार प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा प्राप्तांक होता है जिसके आसपास अन्य प्राप्तांकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रवृत्ति के समूह के प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं।
और इस प्रवृत्ति के केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन, केंद्रीय प्रवृत्ति को जो है हम मापन कहते हैं। अब देखते हैं मध्यमान। मध्यमान निकालने के लिए आंकड़ों के योग में उनकी संख्या से भाग दे दिया जाता है और जो उत्तर में आता है वही मध्यमान कहलाता है। यानी कि मध्यमान अगर आपको निकालना है तो आंकड़ों के योग में जो उसकी संख्या होती है उसी से भाग दे दिया जाता है और जो उत्तर में आता है तो वो उसका मध्यमान कहलाता है। अब मध्यांक, मीडियम, टेट के अनुसार मध्यांक प्राप्तांकों के मध्य का बिंदु होता है और प्राप्तांकों को दो बराबर भागों में बांटता है। विषम के लिए सूत्र मध्यांक बराबर n+1/2 वो पद है। अब तो सम के लिए सूत्र तो मध्यांक बराबर n/2 पद प्लस n/2 + 1/2 वो पद हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा आगे की वीडियो देखने के लिए।